हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और हिंदी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको 20 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे कि अगर आप 20 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ के जाएंगे ना तो 20 में 20 नंबर क्लियर करके आओगे, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल एक वीडियो में आपको 20 टॉपिक क्लियर करने को मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे प्रश्न का डिटेल जानकारी आज मिलने वाली है। कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, किस पार्ट से तैयार करेंगे, ठीक ना, पूरी जानकारी आपको देंगे, ठीक ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, तैयारी तो करते हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, उनको ये बातें नहीं पता चलता है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में पूरा जानकारी आप सबको देंगे और आप सबको बता दें कि दोस्तों आज का जो वीडियो है ना महा मैराथन होने वाला है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 100 में 100 नंबर क्लियर करके आओगे, ये मेरा वादा है, ठीक ना। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सबको पहला प्रश्न बता दें, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न तो आप सबको बता दें कि बहुविकल्पी प्रश्न की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होता कि कहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है ना, ठीक ना। लेकिन आप सबके लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है जिसमें 30 महत्वपूर्ण, केवल 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ना होगा। अगर आप अच्छे तरीके से उसको याद कर लेंगे ना तो पक्का है 10 में 10 नंबर तो नहीं कह सकते लेकिन 7 से 8 नंबर आप क्लियर कर लेंगे, ठीक ना। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद से प्रश्न दूसरे से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं पूरा आपको बताएंगे, केवल बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में नहीं है। तो प्रश्न दूसरा है महत्वपूर्ण गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश पूछा जाता है जो कि 10 नंबर का टॉपिक होता है। इस महत्वपूर्ण गद्यांश में दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जाता है, उसके बाद संदर्भ प्रसंग पूछा जाता है। तो आप सबको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सिलेबस में जितना है पूरा याद कर लें। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है पूरा याद करने के लिए, केवल आपको 3 पार्ट तैयार करना है, ठीक ना। पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक का फूल, तीसरा है हम और हमारा आदर्श। केवल 3 पार्ट आपको तैयार कर लेना है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, हम और हमारा आदर्श। आप सबको बता दें राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक हैं, क्योंकि ये गद्यांश है, गद्यांश भी लेखक होते हैं, तो राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक ना। और अशोक का फूल जो पाठ है इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक ना। और तीसरा पाठ जो है हम और हमारा आदर्श, इसके जो लेखक है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक ना। तो तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप सब क्लियर कर लीजिएगा। उसके अगर आप सबको लगता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे एकदम आसान तरीके से, और कैसे कोई रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ ले कैसे जानेंगे किस पाठ से है, उसका भी वीडियो आप सबको दिलवाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से प्रश्न तीसरा है महत्वपूर्ण पद्यांश की कौन कौन से महत्वपूर्ण पद्यांश है, ठीक ना। ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप सबको ये पता चल जाए कि कौन सा पार्ट क्लियर करना है और कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक ना। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में आप सबको 3 पार्ट पढ़ना है। पहला है श्रद्धा मनु, दूसरा है नौका विहार, तीसरा है पवन दूतिका, ठीक ना। जो कि श्रद्धा मनु के जो कवि हैं, आप सबको बताएं कि गद्यांश में लेखक होते हैं, पद्यांश में कवि होते हैं, ठीक ना। तो श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का है, और उसके बाद से नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत का है, और पवन दूतिका पाठ के जो कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो तीनों पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि 3 पाठ नहीं हम 1 पाठ पढ़ के जाएंगे, 2 पाठ पढ़ के जाएंगे, मेरे भाई आपके सिलेबस में कहीं 7 टॉपिक है, 8 टॉपिक है, तो आप कहीं से पूछा जा सकता है, आप कैसे जानेंगे कि कहाँ से प्रश्न आएगा। कम से कम 3 तो याद कर लीजिए, अथवा करके पूछा जाता है गद्यांश पद्यांश, कहीं ना कहीं ये 3 पाठ देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक ना। उसके बाद से प्रश्न जो चौथा है लेखक का साहित्यिक परिचय, फिक्स टॉपिक होता है लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय। तो लेखक के साहित्यिक परिचय में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो केवल आपको 2 लेखक का साहित्यिक परिचय याद करना है मेरे भाई। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सबको बता दें जीवन परिचय बिल्कुल नहीं पूछता है, साहित्यिक परिचय पूछता है।
क्योंकि दोस्तों साहित्यिक परिचय तो पूछता है, लेकिन उसमें जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों लिखना होता है। तो आप सबको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि 5 नंबर का टॉपिक होता है। अगर आप कुछ गलती करेंगे तो कुछ नंबर कट सकता है, ठीक ना। आपको गलती नहीं करनी है, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है, ठीक ना। उसके बाद से जो प्रश्न 5वां आता है, कवि का साहित्यिक परिचय। एक लेखक का साहित्यिक परिचय हो गया, फिर कवि का साहित्यिक परिचय। तो कवि के साहित्यिक परिचय में केवल 3 कवि का साहित्यिक परिचय याद करना है। पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत। आपको 3 पार्ट तैयार कर लेना है, ठीक ना। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। आप लोग सोचेंगे कहाँ से हम साहित्यिक परिचय देखेंगे, तो आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी टॉपिक बताएंगे, अगर आपको उन टॉपिक में से कुछ टॉपिक तैयार है तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसमें से टॉपिक याद नहीं किए हैं, जैसे कुछ टॉपिक है आपको याद नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जो वीडियो आपको नहीं आता समझ में, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद से दोस्तों जो 6वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न कहानी का सारांश पूछा जाता है, ठीक ना। कहानी का सारांश, बहुत लोग घबराते हैं कि कहानी कैसे लिखेंगे। आप सबको बता दें, कहानी का सारांश 80 शब्दों में पूछता है। तो 80 शब्दों में एकदम बिल्कुल नहीं लिखना है, 10-20 तो कम बेसी हो सकता है, तो गलती नहीं करनी है, ठीक ना। आपको एकदम 80 शब्दों में लगभग में बताए हैं, आप सब देख लीजिएगा वीडियो। तो आपको केवल 2 पार्ट तैयार करना है। पहला है पंचलाइट कहानी का सारांश, दूसरा है बहादुर कहानी का सारांश। अगर यहाँ पे सारांश लिखिए, अगर पूछ लेगा कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, तो मेरे भाई ये मत सोचिएगा कि मैंने सारांश याद करके आया था, उद्देश्य कैसे लिखेंगे। सारांश पूछेगा या उद्देश्य पूछेगा, या आपको लिखना है वही बातें लिखना है जो आप सबको बताए हैं, ठीक ना। उसके बाद से प्रश्न 7वां जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये भी 5 नंबर का होता है। ये जो आप सबको कहानी का सारांश बताया 5 नंबर का होता है। खंड काव्य, ये भी 5 नंबर का होता है। आप सबको बता दें कि आपके ज़िले में जो खंड काव्य चलता है, जैसे सभी ज़िले में अलग अलग खंड काव्य चलता है, तो आपके ज़िले में जो खंड काव्य चलता है उसी खंड काव्य को पढ़ना है। जैसे त्यागपति खंड काव्य हो गया, मुक्तियज्ञ खंड काव्य हो गया, आलोक वृत्त खंड काव्य हो गया, उसके बाद रसमरथी हो गया, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे 6-7 खंड काव्य हैं। तो आप सबको अगर नहीं मालूम कि हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो मेरे भाई यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा किस ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, और उस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। अगर आप सब जिस ज़िले से रहते हैं उस ज़िले को आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप सबके ज़िले में जो चलता है उसको कमेंट में बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। उसके बाद से प्रश्न 8वां जो है दोस्तों, आपको खंड क्या पूरा बता दिए। खंड क में केवल 7 प्रश्न होते हैं, खंड क पूरा सॉल्व हो गया। उसके बाद से खंड ख में संस्कृत गद्यांश से खंड ख शुरू हो जाता है। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से पाठ याद करना है। संस्कृत में जो गद्यांश पद्यांश आते हैं, बहुत से लोग घबराते हैं, तो मेरे भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन क्लासेज आप सबके लिए हर रोज़ नए नए वीडियो लेकर आता रहता है, ठीक ना। तो प्रश्न 8वां जो है संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश में आप कौन कौन सा पाठ याद करना है, तो केवल 3 पाठ आप सबको याद कर लेना है। एक है संस्कृत भाषायाम महत्तम, दूसरा है सुभाषित रत्नानि, तीसरा है महामना मालवीय। अगर आप सबको ज़्यादा लग रहा है कि 3 नहीं याद कर पाएंगे, संस्कृत बहुत कठिन है, तो मेरे भाई कठिन को सरल बनाना पड़ता है, ठीक ना। अगर आप 3 पाठ तैयार नहीं कर सकते, 2 पाठ तैयार कर लीजिएगा, संस्कृत भाषायाम महत्तम, महामना मालवीय। ये दोनों पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप सबको बता दें कि आप सबको इस तरीके से गद्यांश मिलेगा, उसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है और किस पाठ से है पाठ का नाम लिखना रहता है, ठीक ना। तो आप सबको एकदम तैयार कर लेना है 2 से 3 पाठ, ठीक ना। उसके बाद से प्रश्न 9वां जो है संस्कृत पद्यांश। जिस तरीके से गद्यांश पूछा उसी प्रकार से पद्यांश भी पूछता है। 7 नंबर का गद्यांश रहता है, 7 नंबर का पद्यांश रहता है। केवल आप सबको हिंदी में अनुवाद करना रहता है और ये बातें बतानी रहती है किस पाठ से है, ठीक ना। इसमें केवल 2 आपको याद करना है, सुभाषित रत्नानी, दूसरा है जातक कथा। 2 पार्ट से अगर तैयार करते हैं तो 7 नंबर क्लियर करेंगे। अगर आप एक टॉपिक पे ध्यान देंगे तभी आपका 100 में 100 नंबर क्लियर होगा। अगर आप सोचेंगे कि 2 नंबर का टॉपिक है, 1 नंबर का टॉपिक है, छोड़ देंगे, तो मेरे भाई 1 नंबर 2 नंबर टॉपिक से ही कम नंबर मिलने लगेंगे, ठीक ना। 1 भी नंबर का टॉपिक नहीं छोड़ना है आप सबको, ठीक ना। उसके बाद से प्रश्न 10वां जो है महत्वपूर्ण मुहावरा, ठीक ना। मुहावरा आप सब कैसे याद करेंगे, कितना याद करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो मेरे भाई 10वां प्रश्न जो है महत्वपूर्ण मुहावरे का ना, तो मुहावरा 2 नंबर का टॉपिक होता है और आप सबके लिए एक वीडियो बनाए हैं जिसमें महत्वपूर्ण मुहावरा हो गया,
आप सबको उसमें बताए हैं, ठीक ना। केवल 12 महत्वपूर्ण मुहावरों को याद करेंगे, उसके बाद से आपको 2 में 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। प्रश्न 11वां है, अपठित गद्यांश या पद्यांश 5 नंबर का टॉपिक है। ये इस साल सिलेबस में नए टॉपिक जुड़ा है। इसके पहले पूछा जाता था संधि विच्छेद, उसमें नामनी विभक्ति और वचन पूछा जाता था, तो टॉपिक खत्म हो गया, ठीक ना। अगर आप सबको नहीं पता तो ये बातें जान लीजिए कि संधि विच्छेद और नामनी विभक्ति और वचन जो पूछता था 5 नंबर का टॉपिक कट गया है। उसमें नए जो हमारा 2024 का सिलेबस है, इसमें नया टॉपिक जुड़ा है जिसमें अपठित गद्यांश या पद्यांश पूछा जाएगा। जिस तरीके से इंग्लिश में अनसीन पैसेज पूछा जाता है, उसी प्रकार से हिंदी में अपठित गद्यांश पूछा जाता है। इसलिए अपठित गद्यांश कहते हैं क्योंकि ये सिलेबस से बाहर रहता है, ठीक ना। किसी का कहानी, जैसे गांधी जी का कहानी दे सकता है, भगत सिंह का कहानी दे सकता है, वो कहानी देगा, उसमें से आप सबको 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे। आप सबको 3 से 4 प्रश्न उसी कहानी में से खोज कर लिखना रहता है। अगर आप अनसीन पैसेज इंग्लिश में लिख सकते हैं तो हिंदी में क्या दिक्कत है मेरे भाई, हिंदी तो और भी आसान है, ठीक ना। तो उसके बाद से अपठित गद्यांश क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद से प्रश्न 12वां है शब्द युग में। अब शब्द युग में क्या होता है, तो आप सबको 2 शब्द देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है शब्द में, लेकिन आप सबका शब्द का अर्थ अलग अलग रहेगा, तो उसका सही अर्थ चयन करना रहता है, ठीक ना। 2 नंबर का टॉपिक होता है। उसके बाद से 13वां प्रश्न है जो एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द के 2 अर्थ, मान लीजिए कोई शब्द दिख रहा है, उसका 2 अर्थ लिखना रहता है। जैसे अंबर मिल गया, अंबर का और अर्थ क्या हो सकता है, तो अंबर को हम बादल भी कह सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप सबको एक शब्द के 2 अर्थ लिखना रहता है, ये भी 2 नंबर का टॉपिक होता है, ठीक ना। उसके बाद से 14वां जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों, जैसे जिसे सुना न सके, जिसे सुना न जा सके, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। जो हमेशा सत्य बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसी को कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो हमेशा सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं, उसे सत्यवादी कहते हैं। इसलिए एक शब्द में ऐसे लिखना रहता है आप सबको, ठीक ना। 2 नंबर का टॉपिक होता है। 15वां है जो वाक्यों में त्रुटि मार्जन। आप सबको वाक्य देखने को मिलेगा, उस वाक्यों में थोड़ा बहुत गलती रहती है, उस गलती को ढूंढ कर लिखना रहता है। जैसे मान लीजिए लिखा है कि 30 रुपया चाहिए, तो मेरे भाई 30 बहुवचन हो गया, इसलिए लिखेंगे 30 रुपये चाहिए, रुपया के जगह पे रुपये लिखेंगे। इस प्रकार से आता है वाक्यों में त्रुटि मार्जन। ये भी 2 नंबर का टॉपिक होता है। आपको 1 नंबर 2 नंबर देखकर घबराने की ज़रूरत, उस प्रश्न को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक ना। ये आप सबको पता ही होगा, कहानी सुने ही होंगे, तो आप सबको प्रश्न नहीं छोड़ना है। आप सबको बता दें, महत्वपूर्ण मुहावरा 2 नंबर का, शब्द युग में 2 नंबर का, एक शब्दों के 2 अर्थ ये भी 2 नंबर का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी 2 नंबर का, वाक्यों में त्रुटि मार्जन 10 नंबर। 5 टॉपिक 10 नंबर आपको एक वीडियो में क्लियर करवाए हैं। अगर आप सबको ये टॉपिक तैयार हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सब ये टॉपिक तैयार नहीं किए तो 10 नंबर एक ही वीडियो में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप सभी के लिए जितने भी प्रश्न बता रहे हैं, पूरे प्रश्न का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लेकिन आपका जो टॉपिक तैयार नहीं हुआ केवल उसी वीडियो को देखना है, ठीक ना। उसके बाद से दोस्तों 15 प्रश्न आप सबको बता दिए, फिर 16वां प्रश्न बता दें। 16वां प्रश्न में क्या क्या पूछा जाता है, तो 16वें प्रश्न में रस छंद अलंकार पूछा जाता है। तो रस की 2 नंबर का टॉपिक होता है, आप सबको बताया ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और जो हिंदी व्याकरण पूछा जाता है वो 2 ही नंबर का पूछा जाता है, आपको छोड़ना नहीं है। 30 से 35 नंबर का हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। अगर आप उस हिंदी व्याकरण को 2 नंबर देख कर छोड़ देंगे तो मेरे भाई 30 से 35 नंबर आपका कम हो जाएगा, ठीक ना। तो आप सबको रस में ज़्यादा नहीं, बस श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, 3 रस याद करना है। आप सबको एकदम आसान भाषा में बताएं, बस आप सबको श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस याद करना है। अगर आप सब याद किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किए तो उसका भी सॉल्यूशन है, ठीक ना। प्रश्न 17वां है अलंकार। अलंकार उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, केवल 3 अलंकार को याद कर लीजिएगा, ठीक ना। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, केवल 3 अलंकार याद कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा नंबर। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आप मेहनत कीजिए। अगर आपका भी सपना है 100 में 95 लाने का, तो मेहनत करना होगा, क्योंकि जो 100 में 95 लाते हैं ना, उनकी मेहनत अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप सोच रहे हैं कि हम 1 से 2 घंटा पढ़ रहे हैं, उसमें अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं,
तो मेरे भाई मेहनत करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, वैसे आपको फ्री में नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक ना। उसके बाद से प्रश्न 18वां है छंद। छंद में ज़्यादा है आप सबको नहीं पढ़ना है, छंद केवल आपको 2 छंद पढ़ना है, एक है दोहा, दूसरा है सोठा। दोहा छंद को तैयार कर लीजिएगा, सोठा छंद को तैयार कर लीजिएगा, वो भी उदाहरण के साथ। छंद हुआ या अलंकार हुआ या फिर रस हुआ, उदाहरण के साथ क्लियर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर परिभाषा पे, 1 नंबर उदाहरण पे मिलेगा, ठीक ना। तो आप सबको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप सब रस, छंद, अलंकार अच्छी तरीके से याद किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप रस, छंद, अलंकार अच्छी तरीके से नहीं याद किए हैं तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके लिए रस, छंद, अलंकार तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में, अगर आप 10 मिनट टाइम निकाल कर उस वीडियो को देखेंगे तो रस, अलंकार और छंद तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक केवल क्लियर करवाए हैं वीडियो में, ठीक ना। क्योंकि मेरे भाई जानता हूँ बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया, आप सबकी अच्छी सी तैयारी नहीं हुई है, तो आप सबको कम ही समय में ज़्यादा तैयारी कैसे बनेगी, तो इसलिए तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में क्लियर करवाए हैं, ठीक ना। उसके बाद से प्रश्न 18वां है छंद तो हो गया। प्रश्न 19वां जो पूछा जाता है पत्र लेखन पूछा जाता है। पत्र, बहुत से लोग कहते हैं पत्र कैसे लिखेंगे, कौन कौन से पत्र याद करेंगे, तो मेरे भाई पत्र लेखन में केवल आप सबको 3 पत्र जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण है, केवल आप सबको 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन याद कर लेना है। पहला है मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र, दूसरा है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, तीसरा है लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि लिपिक क्या होता है, तो मेरे भाई जैसे किसी कॉलेज है या फिर स्कूल है, उसमें जैसे अध्यापक का पद रिक्त है, स्थान खाली है, या फिर चपरासी की स्थान रिक्त है, या फिर प्रबंधक की स्थान रिक्त है, तो उसमें एक वैकेंसी जिसे बोला जाता है, एक पद होता है। तो आप सब लिपिक का मतलब कोई स्थान रिक्त है, आप उस योग्य हैं, आप उस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक ना, तो उसी को कहते हैं लिपिक पद हेतु। मान लीजिए लिपिक पद हेतु कोई प्रधानाचार्य बातें बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में टीचर की कमी है, तो आप अगर उस योग्य हैं तो आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं, उसी को कहते हैं लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। आप सबको क्वेश्चन बदल के आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र लिखे हैं तो ऐसे ही नहीं आ सकता। मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को लिखिए, जिला पंचायत को लिखिए, इस तरीके से आएगा। बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु पत्र, बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु व्यवसाय के लिए पत्र, ऐसे आ जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न तरह तरह के पूछे जा सकते हैं, लेकिन मोहल्ला है, बैंक है, लिपिक है, आप सबको केवल टॉपिक देखना है कौन सा टॉपिक पे पूछा है। उसके बाद से 20वां प्रश्न है निबंध। दोस्तों सबसे अंतिम प्रश्न निबंध पूछा जाता है। पत्र 6 नंबर का होता है और निबंध 9 नंबर का होता है। सबसे महत्वपूर्ण निबंध आप सबको बताए हैं वीडियो में। आप सब पत्र निबंध याद करिएगा। आप सबको ये ज़रूरी नहीं है 3 महत्वपूर्ण बताएं यही आ जाएगा। आप सब अगर अच्छी तरीके से पत्र और निबंध को लिखना जान जाएंगे किस तरीके से लिखा जाता है, तो किसी भी टॉपिक पे पूछ ले आप उसको पूरा का पूरा लिख कर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आपको सही से पत्र लिखने का, सही क्रम से निबंध लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक ना। तो आप सबको वीडियो में सही तरीका बताएं किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक ना। निबंध में आपको 3 निबंध याद कर लेना है। पहला है पर्यावरण प्रदूषण पर याद कर लीजिएगा, दूसरा है बढ़ती जनसंख्या पर याद कर लीजिएगा, तीसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप इस पे, कि जो विज्ञान है, जो साइंस है, ये हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप है, ठीक ना। इसको 3 केवल आपको निबंध याद करना है। आप सबको महत्वपूर्ण निबंध, महत्वपूर्ण पत्र लेखन, उसके बाद रस, छंद, अलंकार, सभी टॉपिक पे जितने आप सबको 20 प्रश्न बताएं, 20 प्रश्न का आप सबको जवाब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे पूरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप सबको जितना टॉपिक तैयार कर लिए हैं उस टॉपिक को वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आप सबको बता दें जितने भी टॉपिक तैयार नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों आप सबको एकदम आसान तरीके से बताएं हैं, ठीक ना। कम ही समय में ज़्यादा तैयारी करवाए हैं आप सबके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि
यदि आपका तैयारी हुआ तो दोस्तों को उसके साथ साथ तैयारी जरूर करवाइएगा। तो दोस्तों अब की बार 100 में 90 पार होगा, ठीक ना, अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान देकर पढ़ाई करेंगे तभी, ठीक ना। और डिस्क्रिप्शन में जाकर जितने भी लिंक है आप सबको देखना है कौन कौन सा वीडियो है, उस वीडियो को जो आप सबकी तैयारी नहीं हो देख लीजिएगा। और कमेंट में खंड काव्य आप सबको नहीं बताए हैं कि कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा। आप सबके ज़िले में जो खंड काव्य चलता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप सबके लिए आसान भाषा में वीडियो बना देंगे। और बहुविकल्पी प्रश्न 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को याद करेंगे तो 30 महत्वपूर्ण जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना।